उसमें से कौन से केमिकल्स अवेलेबल हैं। आप अपना एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा, वो जो डे रूटीन वाला है। उसके अलावा थोड़ा सा हम इसके लिए भी प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो मंडे जो है जो होगा प्रैक्टिकल, तो इतना बताइएगा, याद रखिएगा। तो खत्म हो गया था, बायोमिमेटिक हो गया था, खत्म हो गया था, साइक्लोहेक्सीन हो गया था, पूरा साइक्लोहेक्सीन हो गया था। हाँ यही वाला तो एग्जाम्पल लिख के और क्या है बस लिमिट दिखाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्या है हमें नहीं मिली प्रॉपर्टी में 72 सेकंड लगे थे। और इसमें हमने क्या क्या दिया था, इसी में से दिया होगा ना, बायोमास कन्वर्जन, हाइड्रोजन एनर्जी, ऑर्गेनिक मटेरियल, नॉन कोवेलेंट, चलिए ये है सो फ्लोरेस फेज टेक्निक। फ्लोरेस फेज टेक्निक से पहले आप थोड़ा सा हमको ये बताइए कि आप लोग को क्या फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट या फेज ट्रांसफर कैटलिसिस पता है? क्या होता है फेज ट्रांसफर कैटलिसिस? नाम सुना है तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फेज ट्रांसफर कैटलिसिस क्या होता है? तो जो साइक्लोडेक्स्ट्रीन है आप लोगों ने देखा था, वो एज एन बायोमिमेटिक रिएक्शन में यूज हो रहा है, एज एन बायोमिमेटिक कैटालिसिस भी एग्जांपल हो सकता है। साइक्लोडेक्स्ट्रीन इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बायोमिमेटिक कैटालिसिस, ठीक है। सो व्हेन बायोमिमेटिक तो सिंपल है कि नेचुरल मिमिक, मिमिक भी नेचुरल प्रोसेस, बट the mechanism of its catalysis is could be also by means of phase transfer catalyst। या उसको छोड़ दीजिए, आप लोगों ने क्राउन ईथर्स का नाम सुना होगा। क्राउन ईथर्स स्ट्रक्चर ध्यान आ रहा है, ठीक है। क्राउन ईथर जो होते हैं वो साइक्लिक रिंग होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन 4, 5, 6 ये होते हैं, ठीक है। 12 क्राउन 4, 15 क्राउन 5, 18 क्राउन 6 क्राउन ईथर्स जिसको कहते हैं क्राउन ईथर्स। इसको अलग से देखिएगा, ये इसलिए आप थोड़ा सा वो रह जाते हैं। क्राउन ईथर्स इसमें है नहीं, इसको फेज ट्रांसफर है नहीं, लेकिन हाँ इसको समझने के लिए वो थोड़ा सा उसको भी जान करेंगे। तो जब क्राउन ईथर्स का नाम आया तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने ये टीचर ने इस पर्टिकुलर इसका भी नाम लिया है, तो कहीं ना कहीं उसको सर्च करके एक बार पढ़ने से पहले देखना चाहिए, ठीक है, कि वो क्या चीज़ है और वो किससे ऐसे कि इससे कैसे रिलेटेड है। तो वो जो क्राउन ईथर्स है वो एज एन फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट जो होते हैं। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारा रिएजेंट और हमारा सब्सट्रेट की सॉल्युबिलिटी अलग हो गई। शायद बताया था मैंने, जब हमारे सब्सट्रेट और रिएजेंट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है तो दिक्कत हमको ये आएगी कि
कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वो दोनों सॉल्युबल नहीं होंगे, और जब सॉल्युबल नहीं होंगे तो उनके रिएक्शंस भी जो है वो हमको इनकम्प्लीट मिलेंगे या सफिशिएंटली नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर इसमें है तो मैं उसी को पहले बता दें। कितनी बड़ी 160 पेज है इसमें, दिखा 160 पेज के स्लाइड है ये, दिखा नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो उस केस में जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो ऐसा कैटलिस्ट होता है जिसकी एबिलिटी जो है रिएक्शंस में बनाई जाती है ऐसी कि वो एक्वस सॉल्वेंट में भी, अच्छा उस केस में जब हमारा सबस्ट्रेट और हमारा रिएजेंट नहीं सॉल्युबल हो रहा है सिंगल सॉल्वेंट में, तो उस केस में हमको दो सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है ना, जिसमें कि एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है। तो सपोज करिए कि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो नॉन पोलर है, तो उसको सॉल्युबल करने के लिए हमको नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि हमारा रिएजेंट है और वो रिएजेंट हमारा पोलर है, तो उसको सॉल्युबल करने के लिए हमारा पोलर सॉल्वेंट चाहिए, एक्वस सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि कोई अल्काइल हैलाइड है और उस अल्काइल हैलाइड का हमको न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है बाय मींस ऑफ सोडियम क्लोराइड या बाय मींस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन विच आप समझ रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं। सपोज वी हैव एन अल्काइल हैलाइड RCl in which Cl is a living group, ठीक है, and we want to have the nucleophilic attack on this Cl group by means of sodium chloride या sodium hydroxide। So इस केस में क्या हुआ, वही हुआ जो हम बता रहे हैं, आपका अल्काइल हैलाइड है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, जिसमें कि आप नॉन पोलर सॉल्वेंट मिलेंगे, और in presence of sodium hydroxide if you want to carry out the reaction does not undergo, the reaction does not proceed. Why? Because there will be difference in the because in the that particular solvent there is no nucleophile, आपका एलिमेंट तो है ही नहीं उसमें, कहाँ से न्यूक्लियोफाइल होगा। तो उसमें अगर थोड़ा सा आप वाटर डालेंगे, ठीक है, वाटर और हमारा सपोज करिए कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हमने क्लोरोफॉर्म लिया है या हमने बेंजीन लिया है या हमने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है और इसको आप हीट कर रहे हैं, हमारे रिएक्शन में क्या है, अल्काइल हैलाइड, हमारे रिएक्शन में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे रिएक्शन में हीटिंग कंडीशन है। तो रिएक्शन क्या जाएगी, अभी टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट नहीं रखा है, टेम्परेचर वेरिएबल है, रिएक्शन जाएगी, रिएक्शन जा सकती है, जाएगी, लेकिन यील्ड जो है उसका बहुत ही लो होगा। रिएक्शन तब जाएगी जब उसके इंटरफेशियल लेयर पे जो है जो भी हमारे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ना, उसके द्वारा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपने कैटालिटिक अमाउंट ऑफ ब्राउन ईथर डाला या कैटालिटिक अमाउंट ऑफ कोई फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट डाला, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट डाला, ये सब है आपके उसमें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के बारे में, तभी हम उसको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने कोई फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट डाला जो कि ब्राउन ईथर हो सकता है, जो कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो सकता है, क्वाटरनरी फॉस्फोनियम सॉल्ट हो सकता है, या कोई भी फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट हो सकता है, उस केस में हमारा जो कैटलिस्ट है वो न्यूक्लियोफाइल which is OH from the sodium hydroxide उसको पकड़ के ले आएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट में चूंकि हमारा अल्काइल हैलाइड पहले से है और कैटलिस्ट के साथ हमारा न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है, जो कि काउंटर आयन की तरह काम करता है, ठीक है। काउंटर आयन जो होते हैं वो फ्री होता है OH माइनस, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में OH माइनस आ चुका होता है, ठीक है। पढ़ेंगे तो पूरा पिक्चर आपको दिखने लगेगा। जो क्राउन ईथर होता है उसका शेप जो है
बता रहे डिफरेंस होते जो क्राउन ईथर है, अब मैं जो कह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारा ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, रिएक्शन आपको करना था, हमको रिएक्शन ये करना था इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इंटरफेशियल लेयर पे होगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये रिएक्शन ना के बराबर जाएगा, ठीक है, ना के बराबर जाएगा, क्यों जाएगा ही नहीं, ये रिएक्शन जो है जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा एलिमेंट जो है वो आयनिक है, वो हमारा पोलर है और ये हमारा क्लोरोफॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें वाटर भी डालते हैं तो ये ना के बराबर जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इंटरफेशियल लेयर है, जो आपका बीकर में रिएक्शन करते हैं, मतलब जो भी रिएक्शन कंटेनर में आपको करते हैं, तो वाटर है, क्लोरोफॉर्म नीचे रहेगा, वाटर ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा उसकी वजह से ना के बराबर जाएगा। लेकिन अगर हमने यहीं पे अगर फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट डाल दिया, फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट जो कि हमारे ग्राउंड ईथर सोर्स हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं, हमारे जो क्वाटरनरी फॉस्फोरिक सॉल्ट्स हैं, इस तरह के कैटलिस्ट जो भी होते हैं वो हमारे इस रिएक्शंस को अच्छे एंड में क्वांटिटेटिव विंड, और क्वांटिटेटिव विंड में हमारा ये जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है OH, ठीक है, प्लस NaCl, ये रिएक्शंस प्रोसीड हो जाएगी इन क्वांटिटेटिव विंड। क्वांटिटेटिव विंड मींस अच्छा है, ठीक है, 90% प्लस में जो है रहेगा मात्र इसके डालने से। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट जो है वो काम कर रहा है। फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सपोज करिए कि हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम X माइनस काउंटर आयन होगा, नहीं स्टेबलाइज कर काउंटर आयन, ठीक है, ये हो प्लस जो हम बात कर रहे हैं 18 ग्राउंड 6 का, क्राउन 6, ठीक है, 12 क्राउन 4, 15 क्राउन 5, ठीक है, ये सब सेलेक्टिव है। इनका शेप आप देख रहे हो, ये क्राउन की तरीके से होता है। क्राउन मतलब ताज, ताज ना, है ना। तो ये इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो हमारे मेटल आयंस हैं, इसको ये बाइंड कर लेता है। काउंटर आयंस है, काउंटर आयंस क्या करेगा, यहाँ पे इसके आसपास घूमता रहेगा, OH माइनस। इसी तरीके से हमारा ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, OH माइनस, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है हमारा, NaOH हमारा कहाँ था, वाटर में था, ये हमारा एक्वस लेयर है और ये हमारा ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर। हमने इसमें डाला क्राउन ईथर, क्राउन ईथर 18 क्राउन 6, तो 18 क्राउन 6 में जब हमने डाला, 18 क्राउन 6 में जब हमने डाला, तो यहाँ पे क्या किया इसने, 18 क्राउन Na प्लस OH माइनस। ये तो मैं शॉर्ट एब्रिविएशन में कर रहा हूँ, है ना, इस तरीके का कहीं किसी बुक में नहीं है, सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको समझा, ये 18 कोई स्ट्रक्चर बनाया है आपको, मतलब किताबों में ये बना होगा, आप लोग इसको जो है 18 क्राउन 6 समझ सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए ये बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये है ना पोलर, अब लेकिन इसके चारों ओर ये क्या है, नॉन पोलर है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है अब क्या करेगी, इसको यहाँ ले आएगी, ठीक है। 18 क्राउन 6 यही चीज है, ये Na आपका Na प्लस ठीक है, OH माइनस, OH
अब ये देखिए रिक्वेस्ट में नहीं है, अभी कहाँ पे है आपका ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक में अल्काइल हैलाइड तो ऑलरेडी है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड मींस your reaction will now gives you the product, ठीक है, the product and छोटा हो गया है थोड़ा सा, और आपका ये जो Na plus Cl minus, Cl minus. Now Na plus Cl minus will again cross to the there and it comes to the aqueous phase. Aqueous phase में फिर ये फ्री हो जाएगा और फिर इसका काउंटर एक्सचेंज हो जाएगा, ये Na क्लोराइड बन जाएगा, Na क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये फिर OH एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल को ले जाएगा। इसी तरीके से फेस ट्रांसफर, कैटलिस्ट, फेस ट्रांसफर होते हुए कैटलिस्ट होता है, ठीक है, और बाद में आप उसको आइसोलेट करके रीयूज भी कर सकते हैं। कैटलिटिक अमाउंट, तभी तो कैटलिस्ट हुआ ना। कैटलिस्ट का क्या मतलब होता है? कैटलिटिक अमाउंट, जो रिएक्शंस जो रिएक्ट करते हैं वो मोलर रेशियो में लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी, थोड़ा सा उसी से रिलेटेड ये भी है, उसका आप देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से फ्लोरस बाईफेज सॉल्वेंट, बाईफेज का क्या मतलब हुआ? आपके दो सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट। तो फ्लोरस फेज में क्या है कि इस तरीके का जो रिएजेंट है हमारा वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन नहीं है, फ्लोरो हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। इट मीन्स आपके इसमें हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, फ्लोरो है, कार्बन भी है, फ्लोरीन एनरिच्ड है, ठीक है। फ्लोरीन एनरिच्ड का करने का क्या मतलब, इनका एक अपना एक अलग फेज हो गया, ठीक है, फ्लोरस फेज, तभी वो क्या हो गया, फ्लोरस फेज। अब आयनिक लिक्विड आप लोगों को पता होगा, फ्लोरस फेज, fully fluorinated hydrocarbon solvents. Like ionic liquid, the ideal concept is that reactants and catalysts would be soluble in relatively high boiling Florus phase under reaction conditions, but that product would readily separate to a distinct phase at ambient temperature. Means अब इसको high temperature पे भी आप ले जा सकते हैं। High temperature पे क्या होगा, जो आपका reactants होंगे और जो catalyst होंगे, they will be soluble in the Florus phase. लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो आपका फ्लोरस फेज से डिफरेंट होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होने की वजह से वो इससे अलग हो जाएगा इस फेज से। और कुछ एक फ्लोरस फेज जो है वो आपके सामने है 2H3H डेकाफ्लोरोपेंटीन, है ना। मैक्सिमम ऑफ द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द फ्लोरीन, मैक्सिमम ऑफ द हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द फ्लोरीन। और आपका ये भी है हेक्साफ्लोरोबेंजीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिप्लेस है। इसी तरीके से और भी आपके फ्लोरस फेज है, ठीक है, इनको बनाना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि आपको ये फेज जो है बनाना पड़ेगा बाय मींस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो बाय फ्लोरीन, और यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम कमर्शियल, तो वो महंगा हो गया, ठीक है। अगर खरीदेंगे तो महंगा हो गया, बनाएंगे तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ गया, और इतना आसान नहीं है बहुत। ये जो भाई पूरा फ्लोरीन को रिप्लेस करना, इसका यूज प्रिपरेशन में नहीं है, इसका यूज है एप्लीकेशन के, इसका एप्लीकेशन है। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री का ड्रॉबैक्स है, शुरू में मैंने बताया था। ग्रीन केमिस्ट्री इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि उसके जो आपका एप्लीकेशन तो ठीक है, लेकिन उसका जो प्रिपरेशन है वहाँ पे हो सकता है ग्रीन ना यूज हुआ, शुरू में मैंने बताया, ठीक है। अब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर imparting the
Vanning properties possessed by the perfluorocompounds. This include non-toxicity, high level of inertness, high thermal stability, low flammability and hydrophobicity. टॉक्सिक नहीं है ये, इनर्टनेस है, तो इतना जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है, इनर्ट है रिएक्शन, केमिकली इनर्ट है, थर्मल स्टेबिलिटी है, टेम्परेचर आप वेरी करके आप रिएक्शन कर सकते हैं, लो फ्लेमेबिलिटी है, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हाईली फ्लेमेबल होते हैं, है ना, ये ऑल्टरनेटिव सॉल्वेंट्स हैं, एंड हाइड्रोफोबिसिटी. The main issue regarding their use are the cost of materials and that of the compatible catalyst. Catalyst मिलना आपको particular reaction के लिए ये थोड़ा सा difficult पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कौन सा reaction करना है और उस reaction के लिए catalyst कौन सा होगा, मतलब chlorine compound कौन सा आपको choose करना है. The greenness of their manufacture and to a lesser extent the ultimate effect of the environment after the disposal. Volatile C1 and C2 fluorocarbons are potent greenhouse gases. अब एक और ड्रॉबैक है, जो छोटे वाले फ्लोरोहाइड्रोकार्बन्स हैं, C1 है ना, C1 C2 फ्लोरोकार्बन्स, they are greenhouse gases. जो हायर फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं वो तो थोड़ा सा फिर भी ग्रीनर है, लेकिन जो छोटे हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज. बट द फ्लोरस फेज सॉल्वेंट्स टिपिकली कंटेन्स 6 to 10 कार्बन्स, आर मच लेस वोलेटाइल, देयरफॉर पोजेस लेस थ्रेट. The long-term consequences of significant amount of these products entering the environment are still unknown. क्योंकि ये कैटलिस्ट नए कैटलिस्ट हैं, तो इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो अभी देखा नहीं है. लॉन्ग टर्म इफेक्ट मीन्स 20 साल 25 साल 50 साल में क्या होगा इन्वायरमेंट में, अगर हमने देख लिया है तो 20-50 साल अभी इनको हुए नहीं, मतलब इतना समय नहीं हुआ है कि इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो डिटरमाइन किया गया. तो कॉन्सेप्ट ऑफ दी फ्लोरस बाइफेजिक फेज, आपका रिएक्टेंट्स है, देखें रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स में फ्लोरस फेज कंटेनिंग कैटलिस्ट. ये फ्लोरस फेज है, आपका कैटलिस्ट भी है अकॉर्डिंगली, देख रहे हैं, ये कैटलिस्ट है, ठीक है. So these are the florus phase containing catalysts in which and reactants. अब आप देख रहे हो कि नेक्स्ट में इसको होमोजेनाइज किया गया by means of stirring and heating. It will homogenize and florus phase containing catalyst and the product post reaction. तो ये है ना, तो ये आपका फ्लोरस फेज है, फ्लोरस फेज कंटेनिंग कैटलिस्ट, और तो आपका कैटलिस्ट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा जो कि फ्लोरस फेज में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है. तो इसका लिमिटेशन है, लीनियर है ये, क्योंकि सॉल्वेंट हम नहीं चूज कर रहे हैं, हमारा फ्लोरस फेज है एज इन सॉल्वेंट यूज हो रहा है, ठीक है. सो होमोजेनियस रिएक्शन के बाद आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि सेपरेट हो जाएगा. So hydroformylation with fluorus variants of Wilkinson catalyst provides a typical example of fluorus biphasic catalyst. Wilkinson catalyst आपने Wilkinson hydroformal for the hydroformylation, और उसी का एक और रिप्रेजेंटेशन है आपका, और रूम टेम्परेचर पे, ठीक है. ये रूम टेम्परेचर पे आपका ये दोनों ही लेयर अलग अलग होंगे, सबस्ट्रेट और कैटलिस्ट, ठीक है, जिसमें कि आपका फ्लोरस फेज होगा, ये कैटलिस्ट जो है फ्लोरस फेज में सॉल्युबल होगा, है ना, और उसको आप होमोजेनाइज करके बाय मींस ऑफ हीटिंग एंड स्टील ठंडा करेंगे तो ये सबसे प्लस कन्वर्टेड होगा. Hydroformylation with fluorus variant of Wilkinson catalyst provides a typical example of fluorus biphasic catalyst. ठीक है. अब एक तो वो एग्जांपल है, इसमें ये
वो साइलेशन किया गया है इसमें। अब देख रहे हैं आप, ये क्या है हमारा टोल्यूइन है, ठीक है, और ये हमारा एक कैटलिस्ट है, ठीक है। इस कैटलिस्ट 1% ऑफ द रोडियम, ठीक है। ये चीज क्या है, ठीक है, ये कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट को 1% डाला गया है इस फेज में, और लिगेंड क्या है, एल जो है वो ये है ना, कैटलिस्ट प्रिपरेशन भी है इस प्रकार से। एंड हीट करने के बाद ये आपका ये इंटरफेशियल बाइफेसिक रिएक्शन हो रहा है आपका, और ये रिएक्शन करने के बाद आपका नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट मिलता है, और ये हमारा दोनों जो है वो सॉल्यूशन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। But toluene solution of enone and a silane is heated with perfluoromethyl cyclohexane solution, ठीक है। और after the reaction is complete, the mixture is cooled and ये जो दिख रहा है आपको वही चीज दिख रहा है, इसलिए लिखना पड़ा मुझको, इसके लिखने का भी तरीका ये है, रीजन ये है कि इन केस अगर हम पूछेंगे एग्जाम्पल, तो आप में से कुछ बच्चे जो आपके पहले थे वो इसी को बना कर रख देते थे, चाहे समझ में आए चाहे ना आए उसको, तो हमने कम से कम कहा यार आप किताब तो पढ़ोगे नहीं, यार कहीं घूर के पढ़ोगे, कम से कम इसी को पढ़ लोगे। जो तो पहले वाले हमारे स्लाइड्स में अगर देखो कहीं से मिला होगा तो शायद ये नहीं है, उसी का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने बताया अभी जो है ना, तो शुरू के क्लासेस में मैंने बताया है कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हैं, ठीक है। आपकी की कॉपी है 206 106 आपकी कॉपी, आप ही लोगों की कॉपी चेक कर रहे हैं। 106 नहीं, 206 मिड सेमेस्टर नहीं, अच्छा 306 होगी हम लोग का नहीं, आप लोगों में वही कॉमन है। तो ऐसे निश्चित हो गए क्यों है वो गलती है, दूसरों की गलती पे कभी हंसना नहीं चाहिए। उसका मैं एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं एक्सपीरियंस भी बता दूं, एक बार से कभी नहीं हंसना चाहिए, कभी नहीं हंसना चाहिए, मैं पहले बता दूं, ठीक है। अभी आप लोगों ने हंसा नहीं, इसकी गलती आप लोग सफर करेंगे 306 में थर्ड सेमेस्टर में। अरे तो आपका 206 और 106 सब में वही कहानी होती है, कहानी में बता रहा हूँ, जो गलती है वो बता रहा हूँ। गलती चाहे उसी जगह नहीं मिलता है ना, गलती आपको कहीं भी मिल सकता है नेचर में, किसी भी इंसिडेंस में। फिलहाल वही है जो कि आपने शायद मैंने बता रखा होगा कि जितना आपको पूछा जाता है मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। 306 और चाहे 106 75 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 15 मार्क्स के लिए 7.5 और आपके जो 8 नंबर के क्वेश्चंस में अगर आप आधा पेज लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 7 नंबर और 8 नंबर के लिए आधा पेज, 2 नंबर के लिए ठीक है, 2 नंबर के लिए तो ठीक है, 8 नंबर के लिए 7 नंबर के लिए पेजेस के लिए अगर आप 1 पेज लिखेंगे या हाफ पेज लिखेंगे या 1.5 पेज लिखेंगे तब वो इनकम्प्लीट ही है, इनसफिशिएंट है। ये गलती वो चीज़ है जो कि आप लोग भी दोहराएंगे, क्योंकि आप लोगों ने कितना पेज है कि आप लोगों को मतलब कितना पेज सुधारने का भी है टाइम, उसका उसी का रीजन ये है कि मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम फोटो बनाएं और इसको हम 7 नंबर में दें तो आपकी फोटो ही बनाओ, मैक्सिमम ऑफ योर दी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है, दे विल ओनली ड्रॉ द पिक्चर। अच्छा, तो इंसिडेंट सुनना है आपको? हाँ सर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इंसिडेंट्स का रीजन ये है कि आपको कभी हंसना नहीं चाहिए दूसरों की गलती पे, चाहे दूसरों की कमजोरी पे। अगर आपने हंसा है तो एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, घूम के आएगी बैलेंस करने के लिए।
आपके पास। तो हुआ क्या, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैं था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएससी हो गया था। हम उस इनिशियल फेज में हम यूनिवर्सिटी में बाद में से दिया नहीं गया। तो वहाँ पे एक नाम प्रोफेसर थे, और वो एक, मैं अपने बेटे को भी बताया है मैंने, है ना, ताकि बहुत सा माइंड में रहे। तो उनका जो सर्दियों का टाइम जैकेट था, नहीं वो तो मेरे साथ हुआ, क्लास होती थी कुकिंग क्लास। तो उनका जो वो अपना वो पहन के आए थे, जैकेट पहन के आए थे। तो आपको ध्यान होगा शुरू में पैचेस चलते थे, हाँ, स्टिकर चलता था, वो स्टिकर दो रीजन से लगाते थे हम, है ना, या तो स्टाइल, या तो कहीं रफू या फटा हो, कुछ भी हो सकता था। दैट पर्सन वाज कहीं उन्होंने स्टिकर लगाया होगा। तो मैंने हंसा तो नहीं, लेकिन मेरे माइंड में क्लिक किया वो चीज़ को, यार या तो डैमेज होगा, या स्टाइल का तो नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं वो डैमेज, ठीक है। वो बात समय बीत गया, एमएससी पढ़ रहे थे हम लोग, मैंने अपने सेल्फ तक ही रखा उसको। हम लोग ऐसे नहीं हंसे कि देखो कोई पॉइंट आउट करके कि देखो वो है नहीं, मुझे क्लिक किया और मैंने उसको रियलाइज़ किया कि मुझे उनके ऊपर वो आ रही, हंसी आ रही, वो मैं भूल गया था। तो जब मैं उन्हीं के लैब में, जब एमएससी कंप्लीट हो गया, पीएचडी के लिए इनिशियल फेजेस में जैसा आप प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं, प्रोजेक्ट तो नहीं हम, तो उनके से रिलेटेड फैकल्टी के लैब में था। तो जैसे मैग्नेटिक स्टीयर देखा होगा आपको, मैग्नेटिक स्टीयर, ठीक है, और मैग्नेटिक स्टीयर जैसे यहाँ पे आपका बेंचमार्क है, मैग्नेटिक स्टीयर चल रहा है, मैग्नेटिक स्टीयर विद हॉट प्लेट, ठीक है। एंड आई फॉरगॉट अबाउट दैट, यहाँ मैग्नेटिक स्टीयर चल रहा था, हम लोग रिएक्शन लगाए होंगे या, और हम ऐसे करके जो है बैठ गए, मतलब बैठ गए नहीं, खड़े हो गए सपोर्ट से, सेम प्लेस पे दैट बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग वो मेरा भी वहाँ जल गया क्या वो नया था। तो हमको भी वही उसी टाइप से जो है उसको रफू करा के बैठ। तो आप इमेजिन करिए कि और उन्हीं के लैब में कॉमन का क्या क्या था, कॉमन वो थे, मैं था और वो टाइप्स था, और वो इंसिडेंस था जो कि हंसने से या दूसरे पर हंसने का, ऐसा ये नहीं है। ऐसा आपको जो आपके जो ये होते हैं, जो रामायण और ये जो महाभारत और रामायण में भी कोई एक एपिसोड है, उसमें देखिएगा कोई एक राजा था या कोई था जो कि एक हैंडीकैप पर्सन के ऊपर हंसा था। मुझे ये तो याद है कि वो कुछ धार्मिक एपिसोड ही था, लेकिन वो ये था कि वो फिजिकली था, ट्यूबर टाइप था, और वो हंसा उसके ऊपर, वो हंसा और कुछ समय बाद वो जो है उसी के साथ वो घटना घटी, ठीक है। तो वो फिर वो हुआ, ठीक है, वो बेसिकली जो है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप थोड़ा सा इसको मानते हैं कि नहीं मानते, मैं तो मानना शुरू कर दिया जब से 2004 2003 में हमने किया। तो ये 2001 के बीच का होगा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ 2003 या 2004 के बीच में बहुत जल्दी में तो